लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके एक मूर्धन्य पत्रकार हैं जो अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, सामाजिक टिप्पणी करते हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके साथ एक बुरी घटना पिछले 1 साल पहले उनके साथ घटित हुई थी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जोशी जी का अचानक देहांत हुआ। तो एक बहुत शॉकिंग उनके लिए वो पीरियड रहा है। तो उनकी स्मृति में सामान्य तौर पर आदमी उस बुरे वक्त को भूल जाना पसंद करता है, लेकिन उन्होंने उसको एक इवेंट के तौर पर पेश किया। उनके नाम पर एक पुस्तक प्रकाशित की, लोगों से जो उनसे वो उनकी मैडम जुड़ी हुई थी उनसे रचनाएं मंगाई और उसको एक पुस्तक का रूप दिया है उन्होंने। झंझावात करके एक नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं और मेरा बड़ा एक इस परिवार से और भाई साहब से मेरा बड़ा एक ताल्लुकात भी रहा है बचपन से। ये मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे गुरु के तौर पर भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। तो मुझे लगा कि आज इनसे बातचीत की जाए और क्यों पुस्तक प्रकाशन का इनका ख्याल आया, क्या उनसे मेमोरी जुड़ी है, वो कितना मुश्किल ये वक्त था। हरी जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार पांडे जी, अच्छा लगा कि आप एक साहित्यिक यात्रा में हमारी इस साहित्य कर्म को समझने के लिए हमारे पास आप हैं अभी, और हम चाहेंगे कि इस दौरान हमारी जो बातें हों ये बातें हमारी सार्थक रहें और एक समाज को एक दिशा देने का काम करें। सर, एक बुरी घटना आपके साथ घटित हुई, भगवान न करे किसी के साथ इस तरह का घटना हो। तो क्या जब इस तरह की घटना हुई तब आप कहाँ पर थे और कैसे आपको पता चला? तो और कैसे आप यहाँ पर आए फिर उनको रिसीव करने के लिए, क्या रहा पूरा वाक़या? देखिए, ये तो एक जैसा आपने कहा कि किसी के साथ ना हो, पर एक शाश्वत सत्य है। इससे आज और कल, देर और सवेर हर किसी को जूझना ही है। पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ये कहिए कि एक बड़ा हृदय विदारक समाचार था जब मैं अपने किसी एक पारिवारिक मित्र की तीमारदारी के लिए ऋषिकेश एम्स में कोई 1 हफ्ते से वहाँ पर प्रवास पर था, और मेरी पत्नी जो कि पूरी तरह से स्वस्थ थी और घर पर यहाँ गरुड़ में थी। तो जबकि रात ही मेरी उनसे बात हुई थी, 16 सितंबर 2024 की घटना है, मेरी अच्छी उनसे सामान्य बातें हुई थी। तो 17 सितंबर की सुबह को मैं अभी बिस्तर से उठा भी नहीं था कि मुझे एक हमारे गरुड़ से ही पारिवारिक मित्र का संदेश आता है कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, क्या हम इनको अस्पताल ले जाएं? तो मैं जब घर से 300 किलोमीटर दूर हूं और मुझसे पूछा जा रहा है कि अस्पताल ले जाएं, तो मेरे लिए अपने आप में मेरे प्रश्न का उत्तर यही था कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है। मतलब अंतरात्मा जी, मैं उसको लगभग ये समझ चुका था कि उनके पूछने का जो लहजा था, उस लहजे से मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे लिए कोई एक ऐसी गलत सूचना आने वाली है। तो खैर, मैं वहाँ पर अपने प्रवास में वहाँ पर अकेले था, तो मैंने उसको सहन किया और उसके बाद मुझे कोई दूसरे फ़ोन से संदेश ही मिल गया था कि मेरी पत्नी अब नहीं रही करके। तो एक मेरे लिए एक संभलने वाली स्थिति नहीं थी। और मेरी बिटिया जो कि भूगर्भ विज्ञान में शोधार्थी है, वो देहरादून में अपना अध्ययन कर रही है, शोध का अध्ययन कर रही है। तो उन तक मैंने ये सूचना भेजी कि मैंने कहा आप इधर चले आइए। तो फसली तो क्योंकि मेरी बुजुर्ग माता घर पर है, तो सबके दिमाग में यही था कि शायद मेरी माता जी के साथ कोई अनहोनी हुई होगी, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी पत्नी कभी भी बीमार नहीं रही, वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही, बहुत जी हाँ सक्रिय रहती थी। तो उसके बाद हमें कभी इस तरह का एहसास भी नहीं था कि ऐसी हमारे लिए न्यूज़ आ सकती। पर ये क्योंकि कहा गया है कि जब मैं आपको इसका ज़रा एक दृष्टांत दूँ, और ये हमारे एक जीवन का आधार भी हमारा बनने जा रहा है, कि जिस वक्त भगवान राम को वनवास हुआ था, तो भरत ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से पूछा था। उन्होंने पूछा कि वशिष्ठ जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आप तमाम तरह की चीज़ों का आप भविष्यवाणी कर देते हैं, क्या आपको ऐसा मालूम था कि मेरे पिता के प्राण हमारे पुत्रों के बिना चले जाएंगे? तो वशिष्ठ ने जब उनसे एक बात कही थी, रामचरितमानस की एक बहुत अच्छी चौपाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सुनहूँ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जस अपवस जस अबजस जीवन मरण सब विधिहात। तो ये एक रामचरितमानस की जो चौपाई है, तो गुरु वशिष्ठ ने भरत को संबोधित करते हुए, और संबोधित किया उन्होंने रोते हुए, बिलखते हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो लाभ हानि है और जो जस और अपयश है और जो जन्म और मरण है, वो विधि के हाथ में है, विधाता उसका करने वाला है। तो ये तो इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम इसको स्वीकार करते हुए हमारी बिटिया देहरादून से ऋषिकेश पहुँची, और ऋषिकेश से हम दोनों यहाँ पहुँचे। 17 सितंबर 2024 का वो दिन था, मंगलवार उस दिन था, और हम लोग वहाँ से सायंकाल यहाँ पहुँचे, और 18 की सुबह को हमने अंतिम विदाई अपनी पत्नी को यहाँ से दी, और बागेश्वर में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये हमारे लिए एक बड़ा एक हृदय विदारक समाचार हमारे परिवार के लिए था
कि हम उस वक्त उसको नहीं संभल पा रहे थे। तो तब हमारे पारिवारिक जनों ने ये कहा कि हम लोग मेरे बच्चों का मानना था कि उनकी जो माता, क्योंकि बच्चों का मातृत्व विहीन हो जाना या एक परिवार में पति पत्नी का पति विहीन पत्नी या पत्नी विहीन पति, तो ये तो एक नैसर्गिक है कि उसको देर और सवेरे सबको स्वीकारना है ही है। पर हमारे साथ जो है बड़ा असमय हुआ। कोई 51 वर्ष की उम्र में मेरी पत्नी ने इहलोक से अपनी परलोक की यात्रा शुरू करी है। तो जिस वक्त की मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को एक उनके संरक्षण की, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़नी अभी है आगे के लिए, उससे हम लोग वंचित हुए हैं। पर चूँकि हम लोग एक लेखन के कर्म से, साहित्य के कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमने अपने पारिवारिक विमर्श के बाद हमने ये तय किया कि हम लोग उनकी स्मृतियों, क्योंकि उनके जो सरोकार रहे वो बड़े सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत बृहद रहे, एक शिक्षिका के रूप में, एक कुशल गृहिणी के रूप में, और एक आध्यात्मिक महिला के रूप में, एक सांस्कृतिक महिला के रूप में उनके सामाजिक सरोकार जो पूरे समाज के साथ एक उनका बहुत बृहद परिप्रेक्ष्य रहा है, उस परिप्रेक्ष्य को जी। अब अभी वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं सर? जी, पिताजी तो शायद आपके बचपन में, पिताजी तो हाँ, जब मैं 11 साल की उम्र में था मेरे पिताजी का तब देहावसान हो गया था। वो आज से कोई 45 साल पुरानी घटना है। और उसके बाद हमारा परिवार बड़ा हंसता खेलता सा परिवार, कि हम पति पत्नी, उसके बाद मेरे 2 बच्चे और वृद्ध माता तो लगातार उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है और वो उनका एक संरक्षण हमारे साथ है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज जहाँ पर भी हैं, जो भी है, 2 रोटी का अपना करते हुए समाज में अपना एक यश स्थापित कर पाए हैं। तो इसके लिए हम अपने बुजुर्गों का ही आशीर्वाद मानते हैं। तो अभी जो हमारा परिवार है उसमें मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही अध्ययनरत है, दोनों बाहरी क्षेत्र में हैं। तो परिवार के नाम पर अब परिवार तो कुछ हमारा है ही नहीं, क्योंकि परिवार की जो हमारी धुरी थी, जिसके इर्द गिर्द हम लोग चक्कर लगाते थे, धुरी विहीन हमारा परिवार हो गया है। तो उसके बावजूद भी हमने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए समाज में, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि समाज ही व्यक्ति को गिराता है, समाज ही व्यक्ति को संबल देने का काम करता है। तो मेरे समाज ने, मेरे पत्नी जिस समाज से जुड़ी थी, उस समाज ने हमारी पत्नी के जाने के बाद से हमको एक ऐसा संबल दिया कि ताकि उसके बाद हम समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। क्योंकि होता क्या है कि अपने प्रिय का जो वियोग होता है, तो उस वियोग के क्षणों में आदमी का टूट जाना बहुत स्वाभाविक होता है। और मुझ जैसे एक भावुक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम लोग जो थे, हम पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर थे। हमारा जो गृहस्थ था उसको लोग सदगृहस्थी की संज्ञा देते थे, और हमें अपने आप में भी एक आत्मसंतोष था। मेरी पत्नी का और मेरा जो गृहस्थ जीवन रहा कोई 27 साल का रहा। तो 27 साल के जीवन में हमने जीवन को भरपूर जिया है। तो हमको इस बात को कहने में आज भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरी पत्नी को मेरे पति के रूप में मेरे से कोई शिकायत नहीं रही, या उस पत्नी के रूप में मुझे पति के स्वरूप उसके कोई शिकायत नहीं रही। तो इसी वजह से अब यही आज हमारे परिवार को आगे बढ़ने की ताकत है। मेरे दोनों बच्चे अध्ययनरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं। माताजी मेरे साथ है या मैं माताजी के साथ हूँ। तो हम लोग यहाँ पर गरुड़ में रहते हैं। बच्चे बीच बीच में जब उनका अवकाश होता है आते जाते रहते हैं। सर कितना मुश्किल था ये पूरा 1 साल आपने गुजार दिया है? आप देखिए उसको, अगर आप उसको मुश्किल को किसी शब्दों में या मात्रा में व्यक्त करना तो हमारे लिए बड़ा एक असहज सा महसूस हो रहा है। क्योंकि एक तो ऐसी मार है जिस मार को हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ये वाकया हुआ कि जब हमने अपनी धर्मपत्नी की पहली पुण्यतिथि की है, तो उसमें अक्सर जिन मित्रों को हमने उसमें सूचना दी कि आप इस पर आइएगा, तो सबकी ओर से मुझे एक संदेश मिले, अच्छा देखो देखते देखते 1 साल हो गया। तो अब देखिए वो देखते देखते उनके लिए है, पर हमने तो उसको भोगा है। तो हमें लग रहा था कि उनके लिए 1 साल और हमारे लिए 1 युग से ज़्यादा समय हो गया है। तो हमने कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे कहा गया है इस पुस्तक में, अगर आप देखेंगे तो हम अगर इसकी जब बात करें, इसकी जो हमारी शुरुआत हुई थी, तो मैं वहीं पर आपको मैं अपने उसी पिछले बिंदु पर वापस आना जा रहा हूँ कि हमें लगा कि हम इन वियोग के क्षणों में बाहर कैसे निकलेंगे। क्या हम इसी गणित को, इसी उलझनों में जाते हुए कि हमारी पत्नी चली गई या बच्चे कहते हैं हमारी माता चली गई, तो हमें लगा कि हमें इसको रचनात्मक स्वरूप देना चाहिए। क्योंकि वो एक जो महिला थी, जैसे मैंने उनके सरोकार बताए, उनके सामाजिक सरोकार, उनके सांस्कृतिक सरोकार, उनका धार्मिक जुड़ाव, तो उनका जो एक ही बड़ा पक्षी था। और उसके साथ साथ उनकी नौकरी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की है। वो शिक्षिका थी, वो प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में योजित रही और वहाँ पर उन्होंने सेवा करी। और सबसे बड़ी बात इसमें हमको जो एक चीज़ उनके अंदर में आई, जिसको आज हम लोग विकास की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण कहते हैं, जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये रियल वीमेन एम्पावरमेंट है। ये महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। वो इसी लिहाज से क्योंकि एक महिला जो गृहस्थ है, गृहस्थ महिला अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को भी निभा रही है।
तो हमें उनकी एक बड़ी ताकत ये लगी कि जीते जी उन्होंने 27 साल पति गृह में, उसके अलावा 25 साल अपने मातृपितृ गृह में जो अपना जीवन जिया है, शिक्षा काल जो उनका रहा है, तो उनके जो अनुभव थे वो अनुभव महिला सशक्तिकरण को पुष्ट करते हैं। तो हमें ये लगा कि उनके जो कृत्य रहे तो उन कृतियों को हम समाज तक पहुंचाएं, पुस्तक के रूप में। हमने तो पहले उसको पुस्तक के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि हम कैसे करेंगे। तो अब जब हमें लगा, मैं उसका एक बताता हूं, क्योंकि एक बात कही गई है कि जीवन में ऐसा कुछ लिख जाओ कि आपके आने के बाद लोग उसे पढ़ सकें, और लिख ना सको तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग उसे लिख सकें। तो हमने ये जो इसकी दूसरी लाइन थी कि हमने लगा कि उनका किया हुआ बहुत कुछ है, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत है। और उससे हमें एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम अपने मन के विकारों को रेचन कर पाए। तो धीरे धीरे इस पुस्तक ने पुस्तक का रूप ले लिया। तो अब हुआ क्या कि हम इसका नाम क्या रखें। तो शायद ये प्रश्न आपकी ओर से भी आना चाहिए था कि मतलब आपने इस पुस्तक का नाम मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जब इसको आपने भूलने की बजाय कि सोशल इवेंट बनाया, सोशल मीडिया पर आप रोज़ पोस्ट डालते थे, उनकी मेमोरीज डालते थे, तो क्या वजह थी कि इसकी मतलब इसका किया जाए? नहीं, इसके पीछे ये था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि होता क्या है कि हम किसी चीज़ को अपने अंदर अगर हम उसको अपने आत्मचिंतन में ये लेके हम ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो मुझे लगा कि अभिव्यक्ति इसके लिए एक सशक्त माध्यम हो सकती है। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मैंने सबसे पहले उसका प्रयोग किया कि मैंने देखा कि जैसे हमने उसकी मासिक पुण्यतिथि पर हमने कोशिश करी कि 17 को हम एक कांस्टेंट डेट लेते हुए 17 सितंबर को उनका महापरियाण हुआ था हमारे बीच में से, तो हमने 17 की जो तिथि हर महीने आती रही, तो हर 17 को मेरी कोशिश रही कि महीने भर के जो हमारी अपनी पारिवारिक गतिविधियां रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे। जी हाँ, उसको बहुत लोगों की उससे एक प्रशंसा भी आई। तो बल्कि लोग तो मुझसे जब हमारी धर्मपत्नी का जो 12-13 दिन का जो क्रियाक्रम वाले दिन थे, उन दिनों लोग जो मेरे से मेरी गमी में शामिल होने के लिए मेरे पास आते थे, तो लोग कहने लगे कि यार जोशी जी, आपका जो हम चीज़ों से समझते थे, जो आपके परिवार के बारे में हमको जो सूचना मिलती थी, हम तो अपने घरों में उदाहरण देते थे कि ऐसे भी लोग हैं कि जिनका इतना हंसता खेलता परिवार है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, उस समय वैसा दौर था, आज हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। तो खैर, तो हमने उसको जब हम सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट को कर रहे थे, तो उसके बाद हमें ये लगा कि हम इसको जब इतना लोगों के दिमाग में है कि लोगों को ये लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं कि उनका एक सामाजिक जुड़ाव इस ढंग का रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक स्मृति ग्रंथ के रूप में, एक स्मृति पुस्तक के रूप में इसको तैयार करें। तो हमने अपने जो नाते रिश्तेदारी के लोग थे उन तक इस सूचना को पहुंचाया कि हम अपनी दिवंगत धर्मपत्नी, जिनका कि इसी ढंग का जुड़ाव जिससे आप परिचित हैं, तो आप अगर उनकी स्मृति से जुड़े रहे हैं तो आप उनके बारे में कुछ लिखिए। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों ने उसको लिख के हमको उन तक भिजवाया। आपने सर एक पुस्तक इसमें प्रकाशित की है, बीते दिनों इसका विमोचन भी हुआ है। ये पुस्तक है, मैं भी दिखाना चाहूँगा इनको। तो ये पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की है, पूरा परिवार का इसमें योगदान है, हरीश जोशी, असला जोशी और अनुराग जोशी सहित बहुत सारे लोगों ने इस पर दिया है। तो एक पुस्तक का नाम आपने दिया है सर झंझावात करके। तो ये नाम क्यों आपने दिया और क्या वजह थी कि यही नाम आपको सूझा? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पांडे जी पूछा है। मैं, क्योंकि आप मेरे अनुज जैसे भी हैं, छोटे भाई हैं, और सबसे बड़ी बात तो कि आपने जो एक नई तरह का प्रयोग बागेश्वर में पत्रकारिता को लेके किया है, और उससे तो मैं कम से कम बहुत बड़ी इससे एक प्रेरणा भी लेता हूँ। यद्यपि मेरा 35 साल का पत्रकारिता का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पर जो अभिनव प्रयोग आपने बागेश्वर में किया है, तो और इस तरह की जो क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा आपके बीच में से न केवल मेरे आज के इस हमारे इस साक्षात्कार में या इस हमारी इस वार्ता में जो आपकी ओर से आ रही है, ऐसे प्रश्न मैं आपके अन्य खबरों में भी देखने पे करता हूँ, क्योंकि मैं साहित्य कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक नीरसीर जो टिप्पणी होती है, मैं तुरंत देने की कोशिश करता हूँ। आपने सिखाया है। जी तो मैं इस तरह की बात करता हूँ। तो बात रही आपकी इसकी शीर्षक को लेकर झंझावात की, जहाँ तक बात की, झंझावात का जो शाब्दिक अर्थ होता है, झंझावात का मतलब होता तूफान, एक बवंडर। होता क्या है कि अपने परिवार के किसी प्रियजन के वियोग के बाद जो परिस्थिति पैदा होती है, वो किसी झंझावात या किसी तूफान से कम नहीं होती। तो हमें लगा कि हमारे जीवन का जो एक झंझावात, हमारी पत्नी के, हमारी पारिवारिक प्रियजन के जाने के बाद से मैंने और मेरे बच्चों ने उसको महसूस किया है, तो हम उसी के इर्द गिर्द ही उसको रखें। और हमारी कोशिश है कि हम इस झंझावात से बाहर निकलें। तो हमने कहा कि इस झंझावात से बाहर निकलने की जो हमारी प्रक्रिया हो रही है, तो उसको हमने शब्दों का रूप देने का कोशिश किया। तो अब जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो हमने जब देखा कि सुमिता नंदन पंत जो राष्ट्रकवि रहे, और एक सौभाग्य है कि हम लोग उनकी ही जन्मस्थली के नज़दीक में रहने वाले लोग हैं, तो ये हो सकता है कि
उस जो उनका आभा मंडल रहा है उसी का कुछ असर इस पूरी घाटी में रहा होगा, कतियूर घाटी में हमारे यहाँ पर इस तरह की रचनात्मकता होती रहती है। तो आज उस महान आत्मा को भी हम नमन करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक उनकी रचना है, उन्होंने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो जो रचना होती, जो सर्जन होता है वियोग में होता है। तो हालांकि हमने कविता नहीं करी है, हमने एक सर्जन किया है, टूटे हुए मन से, टूटे हुए दिल से ही मतलब क्योंकि ये बात कही भी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने भी ये बात को कहा है। लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। इसका अर्थ है कि सच्चे लेखक वही होते हैं जो अपने अंदर की भावनाओं, दर्द, लगन और विचारों को कागज पर उतारते हैं, न कि जो केवल भौतिक सुख सुविधा को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। तो ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी के शब्द हैं। और उसमें तो मैंने ये शब्द या सुमित्रानंद पंत जी के जो शब्द उन्होंने कहा, तो वो कम से कम हमें इस किताब के सर्जन में हमको इसमें बहुत बड़ी मदद करी है। क्योंकि मैं तो लेखन के कर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बिटिया अजला जोशी जो कि शोध कार्य में है, उसका प्रकाशन उसके जीवन का लेखन उसका एक हिस्सा है, तो उनकी एक बड़ी मदद इसमें रही। मेरा बेटा अनुराग जो कि अभी अभियांत्रिकी में अपना स्नातक की पढ़ाई कर रहा है, बीटेक की डिग्री ले रहा है अपनी, तो उसका भी इसमें योगदान रहा। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये रहा कि मेरे जो एक पारिवारिक मित्र हैं, अल्मोड़ा में उनका परिवार रहता है, डॉक्टर निर्मल जोशी हैं, उनकी पत्नी है, वो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा नाम है, डॉक्टर मंजू जोशी। तो जब तक हमने उन तक इस विचार को पहुंचाया, तो उनका ये कहना था कि इस रचना को होना चाहिए, इसका सर्जन होना चाहिए। तो उनकी जो प्रशंसा रही, उसके साथ ही जो इसके ज्ञानार्जन प्रकाशन के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार हैं मोहनचंद जोशी जी, तो मोहनचंद जोशी जी का तो यहाँ तक रहा कि जो मेरी सोशल मीडिया पर पोस्ट होती थी, उनको वो अपने लैपटॉप में सेव कर रहे होते थे, जब तक कि मैंने इस किताब का कोई मेरे दिमाग में विचार भी नहीं था। तो खैर, तो हमने तो इसको ये समझिए कि 17 सितंबर को हमारी पत्नी का महाप्रयाण हुआ था, और 28 सितंबर को उनकी जो क्रियाक्रम और जो नहीं पीपल पानी वाले कर्म से, तो उसके दूसरे दिन से ही लगभग मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया था। मैंने इसकी पांडुलिपि तैयार करी, उसके बाद हम इसको क्रमशः लिखते रहे, लोगों ने अपने संस्मरण भेजे। तो उसके बाद इसकी भूमिका भी हमारे डॉक्टर निर्मल जोशी जी ने ही लिखी है। और तो उन्होंने जो इसमें एक बड़ी बात लिखी है कि उन्होंने कहा कि जो घर होता है वो घर गृहिणी के बिना अधूरा होता है। तो जब हमारा पूरा साहित्य कर्म तैयार हो चुका था, तो हमारे बागेश्वर जनपद के मैं तो उनको शिक्षा विधि कहता हूँ, आचार्य भी हैं हमारे, और व्यासत्व का भी वो काम करते हैं, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी। तो मैंने उन तक ये सामग्री भेजी और मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर 2 शब्द आपकी ओर से चाहूँगा, एक विद्वत अभिमत के रूप में। तो उन्होंने जो बात कही उसमें, उन्होंने विद्वत अभिमत में जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने एक बड़ी बात की है जिसको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एक समाज में, जिस समाज में सामान्यतया पति पत्नी की तारीफ करना या पत्नी के बारे में कुछ कहने के भी संकोच करते हैं, उसके बावजूद आपने इसको लिपिबद्ध करने का कोशिश किया। तो उन्होंने जिस बात को कहा है, उन्होंने इस बात में एक बड़ी अच्छी बात कही कि सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, संयोग वियोग संसार के द्वंद्व हैं, इन्हें सभी को स्वीकारना होता है। और हम भी लगभग शाश्वत सत्य को स्वीकारने की स्थिति में आज आ चुके हैं। तो और उससे बाहर निकलने में हमको इस लेखन ने ये बहुत मदद की है। तो इसके बाद वो लिखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज सामान्य जीवन में पत्नी की प्रशंसा करने में संकोच करता है, लेकिन मुक्त भाव से अपनी भावनाओं को लिपिबद्ध कर श्री जोशी जी ने इस मिथक को छोड़कर सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त किया है। तो ये उनका ही किताब के ऊपर से उनके जो शब्द दिए थे। और उन्होंने इससे एक बड़ी बात ये कही थी कि ये एक दिवंगत आत्मा को उनके शब्द का ब्रह्म स्नान कराने की भी प्रक्रिया है। तो सर, ये जो पुस्तक आपने निकाली ना, तो ये आम पाठकों तक कैसे पहुंचेगी, या इसका कोई आपने मूल्य रखा है, या मतलब किस तरह से है, या खाली एक मेमोरी के तौर पर आपने रखी? नहीं, इसमें ये आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हमने इसका विमोचन किया था अभी 17 अक्टूबर को, हमारा इसका विचार तो ये था कि हम इनको कि 17 सितंबर को पुण्यतिथि पर ही हम इसको जारी कर दें। और लगभग किताब हमारी तैयार हो भी चुकी थी, पर वो ये अवसर हुआ कि लोगों ने कहा कि अब आप अशुभ का जो वर्षा आपका था, पुण्यतिथि आपकी पंचांग सम्मत तिथि आपको कर चुके हैं, तो उसके बाद जो आगे के कार्य आपके शुभ कार्यों में गिने जाएंगे। ये हमारे समाज का एक था। तो उन्होंने कहा कि किताब आप लाए हैं, किताब आपकी यद्यपि वियोग पर है, पर आप एक साहित्य का आपने सृजन किया है, तो इसको शुभ कार्य माना जाता है। तो उन दिनों पितृपक्षी चल रहा था 17 सितंबर के आसपास, तो ये माना गया कि 17 सितंबर को इसको न लोकार्पित किया जाए, बल्कि इसको आगे कोई तिथि तय किया जाए। तो मेरी बिटिया ने रात्र पक्षी का भी उसके पीछे ही नहीं था कि फिर हमने कहा कि कौन सी डेट निकले के आएगी।
तो हमारी बिटिया का सुझाव था, उन्होंने कहा कि पापा हमारे जीवन में 17 एक ऐसी डेट निकल के आई जो हमारी माता जी से जुड़ी हुई है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि 17 अक्टूबर को कर देते हैं। तो इसलिए हमने इसको 17 को किया था। तो जैसे आपने इसका कहा, हमने इसका ई बुक भी तैयार कर रखी है। इसका ई एडिशन भी है, जिसको फिलिप बुक के रूप में हम लोगों तक भेज पा रहे हैं। और जो मित्र जिन्होंने इसमें लेखन में किया है, और मूल्य जहाँ तक आपने इसका रखा है, तो हमने भी इसका मूल्य वाले पार्ट में लिखा है कि आपकी सद्भावनाएं, क्योंकि ये हमारे यद्यपि हमारा एक पारिवारिक संकलन है, या हमारे एक ये समझिए कि हमने अपने परिवार की उसको याद को सार्वजनिक करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें जो सीखने की चीज़ है, क्योंकि इसमें जो हमारी बिटिया ने इस बात को लिखा था, और हमने इसको इस किताब का एक एब्स्ट्रैक्ट, एक सार भी इसको लिया है। तो बिटिया ने जो उसमें लिखा कि हमने इसके जो सेगमेंट बने हुए हैं, इसमें एक ये है कि जैसे हमने पहले इसमें अपने हमारी जो बात है, हमारी बात के अलावा विद्वत, अभिमत, भूमिका के बाद से मंजू जोशी कौन थी, उनका एक जीवन परिचय हमने उनके एक आत्मवृत्ति के रूप में उसको, उनकी शैक्षिक योग्यताएं थी, जो उनका सामाजिक जुड़ाव था, जो उनकी अभिरुचियां थी, उसको हमने उसमें अभिव्यक्त किया है। उसके बाद का जो पक्ष है उनकी जीवन यात्रा का है कि 29 अगस्त 1973 को जब उनको यहाँ पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तब से लेकर 17 सितंबर 2024 तक उनकी जो पूरी जीवन यात्रा रही, तो उनका हमने वो जीवन यात्रा सर्ग के नाम से उनको एक उसमें दिया है। उसके बाद जो हमने उसमें दिया है कि हमारे हिस्से की मंजू जोशी, तो मैं एक पति के रूप में मेरे हिस्से में उनका क्या योगदान रहा, या हमारा कैसा जुड़ाव रहा। उसी ढंग से बिटिया ने कि माँ को जो समझा है, तो उन्होंने अपनी ओर से अचला जोशी ने लिखा है, वैसे ही पुत्र ने अनुराग जोशी ने उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें जो बिटिया ने बात लिखी थी, तो उसको हमने इस पुस्तक का एक सार बनाया था कि माँ आपके महाप्रयाण के बाद हम आपकी स्मृतियों की प्रतिमा निर्मित कर उसमें विचारों की धमनियाँ बना रहे हैं। जो ये अनहोनी हमारे साथ घटित हुई है और जिस झंझावात से हम जूझ रहे हैं, उससे निकल पाना तो असंभव है, लेकिन अभी के लिए इससे उबरने का एक ही रास्ता सूझ रहा है, और वो है अभिव्यक्ति। इसलिए भी क्योंकि जिनके पास अपने हैं वो थोड़ा और प्यार करना सीखें, और जिनके अपने बिछड़े हैं वो हिम्मत न हार कर आगे बढ़ना सीखें। ये इसका पूरा सार ये पूरा सार ये किताब का, और ये किताब की हमारी प्रेरणा का आधार भी है। सर, ये ना आपने एक पुस्तक तो प्रकाशित की है पूरी साल भर का, इसमें आपका जो आपने झेला है वो उसमें संकलित किया है। तो क्या स्वर्गीय मंजू जोशी जो है एक शिक्षिका रही है, तो आप ये भी भविष्य की क्या कोई योजना है कि उनके नाम पर कोई स्कूल स्थापित किया जाए, या उनके नाम पर कोई संस्थान ऐसा तैयार किया जाए? भगवान आपको इतना सक्षम करे कि बड़ा इंस्टीट्यूट खुल जाए, तो क्या ऐसी दिमाग में कैसी कोई प्लानिंग है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये न केवल हमारी अपनी एक इच्छा है ऐसा हो करके, बल्कि हमारे समाज की भी इच्छा है, क्योंकि जिस दिन हम इस किताब का लोकार्पण अभी 17 अक्टूबर को यहाँ गरुड़ में कर रहे थे, उस वक्त हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक कपकोट के हैं ललित फरसवाण जी, वो इस कार्यक्रम में आए थे। मेरे बाल सखा भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। तो ये जो आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब ललित फरसवाण जी के कथन, क्योंकि मैं इसको डिटो कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने इसी बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि उनके जो सामाजिक सरोकार रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनकी याद में आध्यात्मिक, साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियाँ सतत रूप से जारी रहे, इस बात को उन्होंने कहा। और इसी बात को हमारे जो उत्तराखंड शासन में राज्य मंत्री के रूप में दायित्वधारी मंत्री हैं शिव सिंह बिष्ट उस कार्यक्रम में वहाँ पर अतिथि के तौर पर थे, आप दोनों जन वहाँ पर। तो आपने भी इस बात को कहा कि हम इस पूरे अभियान से जोड़ने में हमको खुशी होगी। तो हम चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए हमारी तो ऐसा है, एक लेखन के व्यवसाय से, व्यवसाय भी नहीं करते, लेखन के शौक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं, तो हमारी कुछ सीमाएं हैं। तो अभी देखिए हमने एक पुस्तक को ही तैयार किया, तो इसमें भी एक संसाधन लगता है, तो फिर भी हमने एक अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए हमने इस कर्म को जारी रखा है। हमने इस बात को कहा था कि उनके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, जो जिनको छोड़ते पढ़ा क्योंकि उनकी वर्किंग डेथ हुई है, 16 सितंबर तक उन्होंने स्कूल पढ़ा रखा है, और 17 सितंबर की सुबह उनका महाप्रयाण हो जाता है। तो हमें लगा कि उनके पढ़ाए हुए बच्चों को हम 4 साल तक उनके विषय में हिंदी और संस्कृति की वो ज्ञाता थी, और अपने जिस संस्थान में वो पढ़ाती थी, सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ में है, तो उसकी जो सीनियर विंग चलती है वो अहियारतोली बनी हुई है। तो वहाँ पर जाके अपना उनका हिंदी और संस्कृत का योगदान था, और ऑलमोस्ट वो सीनियर क्लासेज को हिंदी पढ़ाती थी। तो उसमें ये तय हुआ था कि जो कक्षा 9 का जो बैच अभी चल रहा है, उनके दौर में जो चला था, उसको उन्होंने कक्षा 9 के बैच को 5 महीने पढ़ाया था। तो हमने मान के चले कि जो कक्षा 9 का बैच जब तक कक्षा 12वीं तक वो अपना वहाँ से उत्तीर्ण करके जाएगा, तो इन 4 सालों में उनके हिंदी विषय के सर्वोच्च अंकधारी छात्रों को हम उनकी स्मृति में एक पुरस्कार देंगे, और ये पुरस्कार हम हिंदी दिवस को देंगे, और उसका पहला वर्ष हम इस बार कर चुके हैं।
जो उनके पढ़ाए हुए 4 बच्चों को हम लोग ने 14 सितंबर को, इस बार 2025 में रविवार का दिन था, तो इसलिए हम लोग को 13 सितंबर को वहाँ पर एक व्याख्यान हिंदी के ऊपर से आयोजित किया था। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी उसके व्याख्याता थे और एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। 4 बच्चे जिन्होंने कि समान 98% अंक हिंदी में प्राप्त किए थे, उन चारों बच्चों को मंच पर जाके सम्मानित किया गया और हिंदी के उत्थान पर वहाँ पर एक सारगर्भित व्याख्यान दिया गया। तो ये एक हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। देखिए, भविष्य में हमको आप लोगों की प्रेरणा, समाज की प्रेरणा कुछ ऐसे करे, पर हमारे एक जो अभी एक ये जो समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से हम अपनी इस पारिवारिक इस वियोग की स्थिति को उनकी स्मृति के स्वरूप में आगे भविष्य में कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो शैक्षिक होंगी, जो सामाजिक होंगी, जो सांस्कृतिक हो सकती हैं, जो धार्मिक हो सकती हैं, उनको जारी रखने के लिए कुछ करेंगे, ऐसा हमारी ओर से। पर हम क्या करेंगे इसके लिए हमें भी नहीं कह सकते, क्योंकि होता क्या है कि वो कहा गया कि सर्वे गुणम कांचन वास्यन्ति, तो हमारे पास जो कांचन की उपलब्धता, क्योंकि चीज़ें जब होती हैं अर्थ के आधार पर भी चलती हैं ना, तो फिर भी हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम उनकी स्मृतियों को बनाए रखें, थोड़ा सा समाज को कुछ दे सकें, और उस क्रम में बढ़ने के लिए हमने एक साहित्य सेवा करने का कोशिश किया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी को मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा है। तमाम उतार चढ़ाव, कई खट्टे मीठे अनुभव आपके जीवन में रहे हैं। हम जब साथी रहते थे, पत्रकारिता का सफ़र आपने शुरू किया था, तब मैं आपके साथ था। तो अब आपने ज़िंदगी में इतना बड़ा झटका भी देख लिया है, तो जीवन दर्शन आपका क्या है? आप कैसे ज़िंदगी को देखते हैं, क्या कहना है? संक्षेप में अगर बता दें, बहुत लंबा चौड़ा। मैं, देखिए सुरेश जी, जो आपने बात कही, क्योंकि जो मेरा लेखन का सफ़र रहा, मैंने 91 में, सन 1991 में अपना लेखन का ये कर्म शुरू किया था, और मेरा अच्छा था कि मेरे बिल्कुल हम विचारक आपके बड़े भाई जगमोहन पांडे, जो आप दिवंगत हो चुके हैं, मेरे लिए वो भी एक शॉकिंग था, बड़ा शॉकिंग था। क्योंकि हुआ ये था कि इत्तेफाक से उन दिनों मेरा भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं घर पर बेडरिडन था, मैं वहाँ पर अपना उसके चिकित्सा के लिए घर पर लेटा हुआ था, और मेरे को अचानक ये खबर मिलती है कि आपके साथी नहीं रहे, उनका भी एक रोड एक्सीडेंट वहाँ पर निधन हो गया। तो मेरे लिए ये उतना ही शॉकिंग था जितना मेरे पत्नी वाला शॉकिंग रहा, क्योंकि हम लोग जब बागेश्वर में रहते थे तो हम लोगों को लोग बाद में तो ये कहने लग गए थे कि एक आत्मा दो शरीर, हम लोग कथकाठी की भी एक जैसे थे, और कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, कोई जगमोहन को जोशी कह देते थे, मेरे को पांडे कह देते थे। तो हमने इस दौर भी किया। खैर, ये तो एक क्रम है ज़िंदगी का। जीवन दर्शन की जहाँ तक आपने बात करी है, जीवन में जो मैं अभी इसको समझ पाया हूँ, क्योंकि अब मैंने 27 साल का एक ऐसा जीवन जी के, जो कि एक बहुत रिमार्केबल जीवन था, जिसको कि लोग उदाहरण देते थे, पर उसके बाद जब मेरे को लगा कि यही शाश्वत है, यही सबके साथ होना है, तो मेरे को आज जीवन दर्शन ये है कि व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही यहाँ पर उसको सब चीज़ों का भोग करना पड़ता है। ये तो सब चीज़ें ऐसी हैं, या मैं उसको समझ पाया हूँ, ये हम ऐसे हैं कि जैसे हमारे एक सहयात्री होता है, हमको यात्रा कर रहे हैं, हम गरुड़ से बागेश्वर के लिए जा रहे हैं, एक टैक्सी में, एक बस में हम लोगों ने साथ साथ एक सीट पर बैठे हैं, तो जहाँ पर जिसका स्टेशन आया वो उतर गया, तो वहाँ पर सहयात्री फिर दूसरा बैठ जाता है, तो कभी कभी आदमी को अकेले यात्रा करनी पड़ती है। तो अब जहाँ तक जिस उम्र के पड़ाव में मैं जा चुका हूँ, तो वहाँ पर दूसरे सहयात्री के आने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी उम्र में किसी का होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे हमारे साथ एक नई बेल जुड़ गई होती है। तो कम से कम हम चाहेंगे, तो जीवन दर्शन हमको ये कहना है कि जीवन दर्शन जो है अंततः है उसी परम शक्ति के साथ है, और अब मेरा भी कोशिश ये है कि हम उसी शक्ति के साथ अपना जुड़ाव बनाएं। हालांकि हमारे परिवार में, मैं इस बात को बहुत उसके साथ भी कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में 2 ही गतिविधियाँ बहुत सबसे ज़्यादा होती थी। एक होती थी साहित्य और अध्ययन की बात होती थी, एक होती थी धार्मिक अनुष्ठानों की बात। तो पत्नी के जाने के बाद से उसमें विराम लगा है, पर फिर भी हमने कोशिश की है कि हम उनके दिखाए हुए जो संस्कृति थी, उनकी दिखाई जो धार्मिकता थी, उसको अक्षुण्ण रूप से उसको संचालित कर सकें। और ये 30 त्यौहार आते हैं, उनकी यादें तो अमिट हैं, रहेंगी, वो हर परिवार में रहती हैं। तो अब ऐसी है, संघर्ष तो जीवन का रहता ही। मैंने जैसा आपको बताया कि 11 साल की उम्र में मैं पितृविहीन हो गया था, तब माताजी ने हम 5 भाई बहन हैं, 3 मेरी से बड़ी दीदियाँ हैं, मेरी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। तो जीवन संघर्ष एक सतत है, और संघर्ष को हमें चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और ऐसा है कि अब विफलता तो और सफलता दोनों चीज़ें जुड़ी रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने व्यस्त समय में से बातचीत के लिए वक्त निकाला। सबसे बड़ी बात तो मैं आपका व्यक्तिगत आभारी हूँ कि आपने इस साहित्यिक कर्म को समझने की कोशिश करने के लिए आपने मुझे अप्रोच किया, और इसको आपने अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की। इस बहाने एक अच्छी सार्थक वार्ता हम चाहते हैं कि हम लोग जो भी हमारा जीवन है,
हमारा जीवन समाज के प्रति कुछ कर सके। हम कहते हैं कि हम जरूरी नहीं कि सब लोग इससे प्रेरित हो जाएंगे, आपको बहुत लोगों की इस पर से नकारात्मक बात भी होंगी, यार इसका तो अपने व्यक्तिगत मामला था, इससे हमें क्या मतलब हो रहा है, पर इसके अंदर जो इसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि जिस तरह के लोगों की जिज्ञासा आ रही है और जैसे लोगों को लगा, जैसे पहला प्रश्न कि झंझावाती क्यों है ऐसा, कई लोगों ने ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं आज कि झंझावात क्या चीज़ होती है। तो साहित्य का मतलब होता है कि हम नई नई विधाओं से, नई नई चीज़ों से, होता क्या है कि स्मृति चीज़ें कम लिखी जा रही हैं, स्मृति की चीज़ें बहुत कम लिखी जा रही हैं। होता है जो अभी डॉक्टर निर्मल जोशी उन्होंने अभी इसके लोकार्पण में भी इस बात को उन्होंने कहा था कि पहले जो समाज में था नारी का सम्मान पुरुष से ज़्यादा हुआ करता था ना, तो कालांतर में चीज़ें आई, तो खैर एक अलग विषय है, विषयांतर हम इसमें नहीं करना चाहेंगे। तो आपने इस साहित्य कर्म को समझने के लिए आपके चैनल में इतना समय आपने निकाला, मैं अपने परिवार की ओर से, अपने इस समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सर। तो आप थी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार, ऐसे समाज सेवी और बिल्कुल मुखर सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने और बेबाक टिप्पणी करने वाले हमारे ऐसे बड़े भाई और साहित्यकार श्री हरीश जोशी जी। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग के बाद जो है एक पुस्तक की रचना की है, उनके पूरे परिवार में उसकी रचना की है। तो तमाम इस दुख भरे क्षण में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकल न्यूज़ 31 को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें।